सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, आपने सुना होगा, दैट इज सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसमें कुछ ऐसी मेजर रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के लिए। तो ये जो लेक्चर है टेररिज्म के ऊपर है। आप अगर देखोगे तो पूरा टेररिज्म पे जो भी रिकमेंडेशंस और उसमें जो भी एनालिसिस है उसको कवर किया गया है, मेरे द्वारा ही कवर किया गया है। इसका कंप्लीट कोर्स आपका सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर है, जिसमें सोशल कैपिटल के ऊपर रिपोर्ट कवर्ड है, इसके अलावा आपका जो है टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट कवर्ड है, और आपका इथिक्स इन गवर्नेंस जो कि जीएस पेपर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर्ड है। प्लस अभी पर्सनल मैनेजमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये रिपोर्ट्स जो हैं पूरी तरीके से हैं। तो ये रिपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इनसे खुद से पढ़ने बैठोगे तो एटलीस्ट आपको, आप ये मानो कि बहुत समय लगेगा, कम से कम 1500 पेजेस मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स के द्वारा ही मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को डाउनलोड करो और उसमें जाके इसका कोर्स जो है जरूर से ज्वाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल और सारी चीज़ें भी चल रहा है, और भी कई सारे कोर्सेस हैं जिनकी जानकारी आपको सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर मिलेगा। तो इस रिपोर्ट को पूरे तरीके से करें एंड देन जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन। जो टेररिज्म से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, पूरा लेक्चर है, मैंने पूरा लेक्चर जो ऐप का है वो आपको डाल दिया है। लेक्चर को आप पूरा गो थ्रू हो जाए, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस कोर्स एंड हमने एक रिपोर्ट ऑलरेडी कवर कर ली है, इथिक्स इन गवर्नेंस। अब नेक्स्ट रिपोर्ट जो कवर होगी वो है कॉम्बैटिंग टेररिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 3 में एक बड़ा टॉपिक टेररिज्म से रिलेटेड होता है, एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को हाईलाइट किया गया है और डिस्कस किया गया है। और जो भी डायमेंशंस हैं ये एक नया तरीके का, आप कह सकते हैं कि एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड आपको करेगा रिलेटेड विथ टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी से कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक डायमेंशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो पहला देखते हैं देखते हैं यहाँ पे नीड टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इलीगल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, ट्रैफिकिंग, आर्म्स एम्युनिशंस, ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है। अब देखो एक चीज़ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि जैसे पहले एक स्थिति थी जिसे हम कहते थे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये शब्द इस्तेमाल होता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का क्या मतलब हुआ कि कोई देश, जैसे मान लो पाकिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में टेररिज्म को ये प्रमोट करेगा, तो जो भी टेररिस्ट होंगे उनको सारी फंडिंग कौन दे रहा है, वो एक देश दे रहा है। तो ऐसे जो आपके टेररिज्म होता है उसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो कि धीरे धीरे जैसे कुछ ऐसे देश भी अपनाते हैं अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, और उनके द्वारा जो एक डेवलपमेंट होता है वो ये है कि जैसे जैसे अपना वो हाथ टेररिज्म, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपना हाथ, जो देश हैं वो अगर ऊपर उठा लेते हैं, तो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सर्वाइव करने के लिए क्या करती हैं, वो अपने आप को लिंक करती हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, इसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ टेररिज्म का रिश्ता बहुत तेज़ी से इम्प्रूव और इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनका जो भी नेटवर्क है उसका इस्तेमाल टेररिस्ट करते हैं और साथ में फैसिलिटेट करते हैं, और कई चीज़ें करके जो पैसा है टेररिज्म को फैलाने के लिए, जो पैसा चाहिए उस पैसे को वो कमाते हैं। सो यहाँ पे कई प्रकार से इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। सो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, ट्रैफिकिंग इन आर्म्स एंड ड्रग्स, ये देखने स्लीपर सेल्स होते हैं, कोई देश में किसी दूसरी आइडेंटिटी के साथ रहता है। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन है, मॉडर्न वेपन्स है, आज के समय में ऐसे तरीके हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो और पता भी ना चले सामने को। मॉडर्न वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका इस्तेमाल होना। इंडिया की बात करें, इंडिया मल्टी कल्चरल है, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे पास बहुत सारी विविधता है, हमारे यहाँ पे बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी कई बार कई प्रकार के चैलेंजेस भी सामने रख देती है।
कई प्रकार के, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे व्यू पॉइंट्स को स्प्रेड किया जाता है जो कि हो सकता है किसी एक विचारधारा की वजह से टेररिज्म जैसी चीज़ों को प्रमोट करे। तो ये भी एक चैलेंज बनता है कि कैसे हम सामाजिक लेवल में सबसे डील कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला है जो टेररिस्ट एक्टिविटी अराउंड द वर्ल्ड, और जो फोकस है वो यूरोप से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया की तरफ जो है वो देखने को मिला है। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ये चीज़ हाईलाइट की गई है। वर्ल्ड वॉर टू की बात अगर स्पेसिफिकली किया जाए तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जो शिफ्ट है वो मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया, अफ्रीका और एशिया यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे जैसे आयरिश रिपब्लिकन ये 1919 और 2021 मतलब 1921 तक ये था। इसने कई प्रकार के अटैक कैरी आउट किए नदन आइलैंड में, इंग्लैंड के अंदर। फिर उसके बाद इस्लामिस्ट फंडामेंटल आइडियोलॉजी, अल कायदा, तालिबान, ये सब चीज़ें हैं। तो ये कई डिफरेंट, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इंडिया के कई सारे जो रीजन है वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें बहुत अच्छा मेंशन है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ टेररिज्म। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से कई सारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। इथेनो नेशनलिस्टिक टेररिज्म ये एक है, इथेनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, यहाँ पे ध्यान समझना क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म है तो इनके पॉइंट्स ध्यान में रखना है। इथेनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ सर्टेन इथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे मान लो किसी भी रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, और वो क्या है कि कई प्रकार के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, आर्म्स एमुनेशन उठा लेते हैं, इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। सो डेलिबरेट वायलेंस बाय सब नेशनल इथनिक ग्रुप, और ये जो है बेसिकली जो वायलेंस कैरी आउट करते हैं जिससे कि वो ये चाहते हैं कि हमारे, जैसे मान लो खुद की एक इथनिक आइडेंटिटी है, उस बेसिस में ये मानेंगे कि हम एक अपना एक अलग से देश बना लें या हमें एक सेपरेट स्टेटस मिल जाए जहाँ पे हम ही लोग रहें। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इवन श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो तमिल नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स हैं श्रीलंका के अंदर या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार का जो अप्रोच है वो देखने को मिलता है। और ऐसे जो अप्रोच है उसे ही हम कहते हैं दैट इज़ इथेनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। ये टर्म याद रखना है, दैट इज़ इथेनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। दूसरा आता है रिलीजियस टेररिज्म, जो सबसे खतरनाक आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई टेररिस्ट है, अगर वो टेररिज्म पे इन्वॉल्व होता है तो वो क्या है कि अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करेगा। वो ये कहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसे मुझे सैंक्शन रिलीजन मेरा दे रहा है। सो ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं ऑफ टेररिज्म, यहाँ पे देखा जाए तो उसके लिए जो भी मतलब मान लो वायलेंस कैरी आउट करते हैं तो वो ये मानते हैं कि जो भी उनका ये वायलेंस करने वाली ड्यूटी है वो एक बहुत ही प्योर है, ऐसी थिंकिंग जो है वो रखते हैं। उनका रिलीजन है वो उसे एक प्रकार से कह रहा है कि ऐसे कार्य जो है करना, ऑल दो जो जस्टिफिकेशन है, अपना जो लेजिटिमाइजेशन है, उसके पीछे जो उनका एक एम है वो रिलीजन ही उनके लिए रहता है, ऐसी सोच है। अब हर एक रिलीजन की अगर हम बात करें, सब रिलीजन की अपनी एक अच्छे आपके वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। सारे रिलीजन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई अपने एक सर्टेन एजेंडा, प्रोपेगेंडा या कुछ भी है तो उसमें रिलीजन के गलत मैसेज को स्प्रेड करना और उसके माध्यम से कई ऐसे यूथ के ब्रेन वॉश करके और उन्हें रिलीजन के नाम पे फिर कहीं ना कहीं फोर्स करना कि आप जो है कहीं ना कहीं आप टेररिस्ट एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो। और जो टेररिस्ट एक्टिविटी पे इन्वॉल्व भी होता है वो अपने जस्टिफिकेशन या फिर जो भी कार्य कर रहा है उसका जस्टिफिकेशन या उसका जो लेजिटिमाइजेशन है वो रिलीजन पर ही ढूंढता है। ये है कि दुनिया में देखो कोई भी कार्य करे, दुनिया में कोई किसी भी कार्य को करेगा ना, तो वो चाहे वो कितना भी खराब कार्य है, लेकिन फिर भी वो जो अगर वो कार्य करेगा तो अपने मन में वो जरूर से उस कार्य के प्रति जस्टिफिकेशन लाएगा। अब वो सही है गलत वो अलग बात है, लेकिन वो जस्टिफाई जरूर से करेगा अपने मन में। और जैसे मान लो टेररिज्म के केस में देखा जाए कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो समाज तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पर वो अपने एक्ट को जस्टिफाई कैसे करता है? थ्रू रिलीजन के माध्यम से जस्टिफाई करता है। सो ऑन कंपेयर टू द अदर टेररिस्ट ग्रुप, दीज डिस्टिंग्विश फैक्टर्स मेक रिलीजन मोर डिस्ट्रक्टिव अगर देखा जाए, क्योंकि इस प्रकार की थिंकिंग होती है वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया। जैसे आईसिस जैसा आप एग्जांपल देख सकते हो जो आपका इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड, जैसे लेफ्ट विंग है। अब इनकी अपनी अलग ही सोच है, ये अलग ही दिमाग से मतलब इन्फेक्टेड लोग रहते हैं, ये अलग ही इनकी सोच रहती है कि अब ये पुराने ज़माने की थिंकिंग लेके जाएंगे कि हम जो है सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, वायलेंस जो है उसको स्प्रेड करेंगे, इनके साथ गलत हो रहा है। और कई लोग फिर इसको जस्टिफाई
जस्टिफाई करना जो है स्प्रेड करते रहते इस प्रकार के विचार। देखो आप डेमोक्रेटिक देश में रहते हो, मान लो कई प्रकार के ग्रीवेंसेस हैं, आप किसी गांव में रहते हो, आप किसी जगह पे रहते हो, तो हो सकता है ग्रीवेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ कार्य जो होने चाहिए वो सही से नहीं हो रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवेंसेस होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो एक मैन है, एक वुमेन है, समाज अगर वो एम्पावर्ड होता है तो अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। हथियार उठा के क्या फ़ायदा होगा, कितना मतलब मान लो कोई देश है उसमें इतना बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो कुछ जो लोग हैं वो हथियार उठा लें और इस विचारधारा से कि हम जो है इस हथियार को उठा के इस पूरी जगह का डेवलपमेंट करेंगे, तो ये इतना अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि इससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं कभी मीट कर सकते। इट्स बेटर कि मान लो खुद एम्पावर्ड हो गए, पढ़ लिख गए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज जो है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम खुद जो है उस रीजन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा अगर सोच हो तो ज़्यादा बेटर। बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी एक प्रकार से माइंड में इन्फेक्टेड एक बीमारी टाइप ही आप मानो, जो है जो एक्सट्रीमिज़म थॉट प्रोसेस है, नक्सलिज्म जिसे हम कहते हैं, ऑल दो इस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस विचारधारा के कंटेक्स्ट में कई बार जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे कोई ना कोई अटैक, और क्योंकि इन्हें भी काफ़ी स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल जाती है कहीं ना कहीं से, चाइना हो गया, ये कई प्रकार के थॉट प्रोसेस जो कैरी करते हैं देश में, डिस्टर्बेंस कई प्रकार का लाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं। सो वायलेंस अगेंस्ट द रूलिंग इलाइट मोस्टली इन द पीजेंट क्लास मोटिवेटेड, और इसे हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं। इनका मानना है कि जो सोशल रिलेशन मतलब जो स्टेट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कैपिटलिस्ट, अब देखो ये तो सब वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, कैपिटलिस्ट और ये सब चीज़ें। कैपिटलिज्म मतलब ये है कि प्राइवेट या इंडिविजुअल पर्सन सारे एसेट को ओन करता है। अब जरूरी हमें ये समझना है कि ऐसा हम क्यों रोक सकते हैं, हमें वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना है। अब इसके लिए हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको हमें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का उसको हमें इंश्योर करना जो है वो पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये भी इसी प्रकार की बात है। इसमें क्या है, जनरली देखा जाए वो ये मानते हैं कि जैसे मान लो पास्ट में कोई सिचुएशन थी, उस तरीके से मान लो हम ये मानते हैं कि पास्ट में हम ऐसे थे, हमारे इतना ये सब अच्छा था, तो हम जो है हमें उसी उसमें जाना है, और इसके लिए कई बार जो है कई प्रकार के वायलेंस भी देखने को मिलता है। सो दे लाइक इट कैन ऑल्सो हैव अ इथनिक एंड रेसिस्ट कैरेक्टर भी ये देखने को जो है मिल सकता है। किसी भी सरकार को फोर्स कर सकते हैं कि टेरिटरी, या जैसे मान लो कह देंगे कि ये टेरिटरी पहले हमारी थी, अब ये, क्योंकि अब मान लो सपोज करो कोई देश है पहले वो हमारा था, अब वो अलग एक इंडिपेंडेंट देश है, तो जो राइट विंग होंगे वो ये मानेंगे कि ये पार्ट भी हमारा होना चाहिए जैसे पहला था। तो हम एक पास्ट की सिचुएशन में वैसे जाना चाहते, जैसे एक थी नाजी पार्टी जो वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, तो नाजी पार्टी। फिर देखो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो कोई देश है जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, उसको स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान पूरे तरीके से स्पॉन्सर करेगा, सारी फंडिंग करेगा, तो उसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोलते हैं। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। फिर एक नार्को टेररिज्म होता है जिसमें क्या ड्रग की ट्रैफिकिंग की जाती है, मैक्सिको में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, खासतौर से साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, तो इवन सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। सो द अटेम्प्ट बाय नार्कोटिक ट्रैफिकर्स टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टमिक थ्रेट बाय यूज ऑफ वायलेंस, कि सरकार अपनी पॉलिसी जो है उस पर चेंजेस करे, अपने हिसाब से लोग कराने का प्रयास करते हैं, और इसमें भी इकोनॉमिक रीजन है। तो टेररिज्म इन वन कंट्री कैन बी फ्रीडम फाइटर फॉर द अदर, यही एक सोच भी होता है, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन ने भी, भारत ने कहा कि एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन होना चाहिए, टेररिज्म की एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन होना चाहिए। अगर एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं होगी तो किसी के लिए टेररिस्ट अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। और यहाँ पे क्या है, टेररिज्म इन वन कंट्री कैन बी अ फ्रीडम फाइटर फॉर द अदर। सो टेररिज्म इज अ एंग्जाइटी इंस्पायरिंग मेथड ऑफ अ रिपीटेड वायलेंस एक्शन एम्प्लॉयड बाय द कैंडस्टीन इंडिविजुअल ग्रुप और स्टेट एक्टर्स फॉर द idiosyncratic criminals or political reasons, whereby in the contracts to assassination the direct target of the violence or not द मेन टारगेट। मतलब मान लो इसमें सिंपल सी बात कही गई, तो टेररिज्म में ये है कि जैसे मान लो कहीं पे बम लगा दिया और उसकी वजह से कोई बहुत सारे मासूम मर गए, तो वहाँ पे उनका टारगेट वो लोग नहीं थे। टारगेट ये है कि इस तरीके के एक्ट करके और फिर सरकार पे प्रेशर जो है वो बनाया जाए, और ख़ास तौर से बहुत सारे लोग इससे जो है अफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी टारगेट जो है रैंडम उसमें सेलेक्ट कर दिया जाता है, और इस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी करके जो पुअर हैं या जो आप नॉर्मल लोग हैं, दे आर अफेक्टेड। सो थ्रेट एंड वायलेंस बेस्ड कम्युनिकेशन
process between the terrorist victims, main targets are used to manipulate the main target. अब main target यहाँ पे कौन है? Who is the main target? Main target है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मेन टारगेट है, लेकिन यहाँ पे विक्टिम कौन है? जो कॉमन पर्सन है, जहाँ पे मान लो कहीं बम लगा दिया तो वो कॉमन पर्सन है, और उनके माध्यम से मेन टारगेट मतलब सरकार पे प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे टारगेट ऑफ द टेरर है, टारगेट ऑफ डिमांड, टर्निंग इनटू अ टारगेट ऑफ टेरर, टारगेट ऑफ डिमांड, टारगेट ऑफ अटेंशन, डिपेंडिंग ऑन वेदर इंटिमिडेशन, कोर्सन और प्रोपेगेंडा इज प्राइमरी सॉट। तो यहाँ पे चाहे जो भी टारगेट है, उस टारगेट के माध्यम से अटेंशन लेकर आना, डराना, फोर्स करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है टेररिज्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको आप थोड़ा सा नोट करो और समझने का प्रयास करो, और लैंग्वेज थोड़ा समझने का कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है टेररिज्म के कंटेक्स्ट में, जैसा इस बार भी एक हार्ड विन करने की बात आई थी, तो उसकी इस कंटेंट के माध्यम से आप काफ़ी पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। फिर देखो टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1987, फिर प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट 2002, फिर उसके बाद जो टेररिज्म के कई प्रकार के मीन्स है, मान लो होस्टेज, हाईजैकिंग, आईईडी, फिर एक कंसेप्ट है, मतलब ये जैसे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, नक्सलाइट होते हैं, वो आईडीज लगा देते हैं, टेररिस्ट आईडीज लगा देते हैं। फिर एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट टेररिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सद्दाम हुसैन ने ऑर्डर किया है कि लगभग 1000 ऑयल वेल्स, और इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा आसपास के इलाका धुआं से भर गया। अब इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल टेररिज्म में क्या है, एनवायरमेंट को डैमेज किया जाता है, और उस डैमेज से टारगेट किसी मतलब सरकार को टारगेट किया। जैसे सद्दाम हुसैन ने क्या किया, 1000 ऑयल वेल्स पे आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद पूरी जगह पे धुआं ही धुआं हो गया। अब टारगेट कौन था? जो जिसके साथ वॉर, आई थिंक कुवैत के साथ था, तो उसको टारगेट किया। तो ऐसा जो अप्रोच इसे हम एनवायरमेंट टेररिज्म भी कहते हैं। इवन जो मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर है, मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन है, केमिकल वेपन्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं। जैसे मान लो बायोलॉजिकल वेपन है, कई वायरस बैक्टीरिया, जैसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो एक बायोलॉजिकल वेपन है, बनाया गया है। चाइना ने किया है, किसने किया है वो अलग बात है। तो ये जो जैसे आप किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से लोगों पर मतलब बहुत ज़्यादा मान लो इन्फेक्शन फैला दे, तो फिर सरकार पे प्रेशर बनाओ, तो इसको हम बायो टेररिज्म शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज बायो टेररिज्म, ये हम शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज बायो टेररिज्म। तो देखो क्या क्या चीज़ें आपने इसमें देखी, द कंसेप्ट ऑफ बायो टेररिज्म, देन यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वी कॉल इट एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म, चाहे वो इथेनोसेंट्रिक टेररिज्म हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के लेफ्ट विंग टेररिज्म, राइट विंग टेररिज्म, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म। तो देखो ये सब कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। एआरसी रिपोर्ट में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो कोशिश करनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइबर टेररिज्म के ऊपर। तो ये जो रिपोर्ट है टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैंने इसके पहला लेक्चर आपके लिए कर दिया है। साथ साथ में नोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो, अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करो, और ये चीज़ आपको बहुत बहुत हेल्पफुल जो है रहेगी। और भी कई सारे कोर्सेस मैं आपको लेकर आऊँगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस रिपोर्ट टेररिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, साइबर टेररिज्म के ऊपर है। सो यहाँ पे देखो साइबर स्पेस का इस्तेमाल काफ़ी अधिक हो गया है जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है। इसके अलावा जब से इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है, इंटरनेट का जो इस्तेमाल हुआ है, तो एक नए प्रकार का जो चैलेंज है वो कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव यूज़ तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइबर स्पेस है उस साइबर स्पेस का नेगेटिव इस्तेमाल भी काफ़ी अधिक बढ़ गया। सो टेररिज्म काफ़ी अधिक विजिबल है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म टेररिज्म, तो काइंड ऑफ टेरर क्रिएट करना, और जो टारगेट ऑडियंस है वो असल में टारगेट नहीं होता, मेन टारगेट गवर्नमेंट आपकी होती है। सो इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट परपिट्रेटेड बाय द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन। इसका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल साइबर स्पेस के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ
देखने को मिली या वायलेंस देखने को मिला। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ साइबर टेररिज्म। तो कई प्रकार की सर्विसेज को डिसरप्ट किया जा सकता है। जैसे अगर किसी ने कैप्चर कर लिया पूरे तरीके से, सपोज पूरा का पूरा जो रीजन है उसको कैप्चर इन द सेंस कि जैसे पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट है वो आपका अफेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, काफ़ी अधिक कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटी क्रिएट आपकी हो जाए विद इन द पॉपुलेशन, और इसकी वजह से प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट किया जाए। तो बहुत सारे जो साइबर थ्रेट्स आपके कॉज होते हैं, दो साइबर थ्रेट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ, जैसे कई प्रकार के साइबर अटैक्स, कई प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना और फिर वो टेरर क्रिएट करना इन द माइंड, किसी प्रकार की आइडियोलॉजिकल एजेंडा को प्रमोट करना जिससे कि कई जो माइंड्स हैं वो आपके काफ़ी अधिक अफेक्ट हों। जैसे लोन वुल्फ का एक कंसेप्ट है, लोन वुल्फ का कंसेप्ट बहुत अधिक पॉपुलर है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द लोन वुल्फ कंसेप्ट, उसमें कोई कहीं बैठा हुआ है और उसको इंटरनेट के माध्यम से टारगेट किया जाता है टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा और उसके माइंड को इन्फ्लुएंस और इन्फेक्ट करके अपना कार्य कराया जाता है। तो ये भी साइबर टेररिज्म की है। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो आपकी अफेक्ट होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट अगर हो जाएं, वायलेंस क्रिएट हो, या तो ये सब आपका साइबर टेररिज्म के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन साइबर टेररिज्म की है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, दैट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड, एंड दिस इज़ द बेसिक पार्ट, मतलब जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट साइबर टेररिज्म की बनती है। अब कई प्रकार के इसमें रीजंस हैं, जो आईटी सिस्टम है वहाँ प्रॉपर साइबर स्पेस प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं कि सिक्योर नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन करना चाहिए, या किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन कॉज हो, तो ये सब आपका हम इसको साइबर टेररिज्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से साइबर स्पेस का हम सिक्योर कर रहे हैं, तो अगर साइबर स्पेस सिक्योर करेंगे, बहुत सारे जो कदम उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इससे साइबर टेररिज्म को भी दूर किया जा सकता है। सुसाइड टेररिज्म, तो यहाँ पे जो सुसाइड बॉम्बिंग, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वी कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ अ सुसाइड टेररिज्म। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात किया जाए तो कई सारे मतलब सर्टन सेक्शन की बात अगर किया जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत पहले लिखी हुई है, तो जो भी पॉइंट्स इसमें हैं पहले के हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें रेलिवेंट है, कुछ नहीं है। तो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर हैं, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे हैं। एंड यहाँ पे जो ये टेररिस्ट ग्रुप है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, इस एम के साथ वो लोग कार्य करते हैं। ऑल्दो कहा गया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की ज़रूरत है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। और जैसे इस बार प्रश्न था ना कि अगर जो टेररिज्म है उसको दूर करने के लिए हार्ट को ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी, तो ये जो सेकेंड ARC के द्वारा ये पॉइंट्स जो मेंशनड है, इसको आप कोट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं जो मूवमेंट है क्रॉस द LAC, वहाँ पे कुछ रिलैक्स किया जा सकता है, जो लोग आसानी से मूव कर सकें। एंड यहाँ पे ये भी आपका किया गया है कि जैसे जो यूनिफाइड कमांड मैकेनिज्म एक होना चाहिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो उस समय, बट अब क्योंकि आर्टिकल 370 में चेंजेस हुए हैं, या 370 आपका हटा है, तो उसके बाद से ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो जब तक इलेक्शन नहीं होता तो एक डिफरेंट सेट ऑफ आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। बट ARC ने कहा था कि जो चीफ मिनिस्टर है उनके अंडर चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद विलेज डिफेंस कमेटी के कंसेप्ट की बात की थी, खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अलॉन्ग जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया जाए, और सिक्योरिटी उसमें भी उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंड की अगर बात करें, तो जो विक्टिम्स हैं या जो अफेक्ट होते हैं इस टेररिज्म की बात अगर किया जाए, तो उनको कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो कैसे रिटर्न हो सकते हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित की अगर जो है बात किया जाए। स्पेशल कंसेशन है, फैसिलिटीज़ है, रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका जो इस रीजन के लोग हैं उनको प्रोवाइड करना जॉब में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो हमें ध्यान में रखना, इथनो नेशनलिज्म, इथनो टेररिज्म भी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में है। इलीगल इमिग्रेशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मान लो खास तौर से जैसे नागालैंड का रीजन है, नागालैंड के रीजन में आपके पास यू हैव अ ओपन बॉर्डर, और इस ओपन बॉर्डर की वजह से क्या होता है, ईजिली मूवमेंट हो सकता है। जैसे मान लो आपका म्यांमार है, और म्यांमार के अलोंग जो लगभग 16 से 22 किलोमीटर तक का रीजन है, वहाँ पे आपके पास ओपन मूवमेंट है। तो म्यांमार से काफ़ी सारे जो सेपरेटिस्ट हैं वो अंदर आते हैं, यहाँ से काफ़ी जाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग माइग्रेट होकर जाते हैं। तो इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ की जो सोशल हार्मनी और सांस्कृतिक लेवल पे जो चीज़ें हैं उससे काफ़ी अधिक अफेक्ट आपकी हैं।
हैं। तो यहाँ पे पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब के कंटेक्स्ट में भी सेकेंड ARC रिपोर्ट में चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जैसे सेपरेट सिख आइडेंटिटी को प्रमोट करने का प्रयास किया, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी डेवलप आपकी हुई है, डिमांड फॉर खालिस्तान, ये सब चीज़ें जो अभी काफ़ी समय समय से न्यूज़ में भी है। तो इनमें भी सेम सी बातें हैं कि रिलीफ मेजर्स और जो ये डेवलपमेंट मेजर्स लेना और जो भी इस सब में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सिक्योरिटी लेवल पे कार्य करना। फिर आपका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड है, जिसमें हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात करें तो ये देखो इस पर भी अगर आप देखोगे ना तो इस साल भी मेंस में प्रश्न है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पे। इस बार मेंस में अगर आप देखोगे 2023 का मेंस है उसमें मेंशन है। तो आपका ये स्टार्ट 1967 में हुआ। बिहार नक्सलाइट मेनली जो माइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर्स हैं ये अपना खास तौर से देखा जाए लाइक ग्रेटेस्ट एडवर्सरी वाज नॉट सो मच द एडमिनिस्ट्रेशन द पुलिस बट द आर्म गैंग्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्लास। मतलब खास तौर से मतलब जो एक शुरुआत आपकी हुई थी 1967 में, तो ये एक एग्रीकल्चर मूवमेंट की तरह आपका हुआ था। बाद में ये आइडियोलॉजिकल हो गया, आईईडीज़ का इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारी जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ आईईडीज़। सो टेररिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ये भी देखने को मिलता है, जैसे कई ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है सिमी जैसे हैं एंड कई प्रकार के पॉलिटिकल एम्बिशंस भी रहते हैं। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करना और रिलीजियस टेररिज्म को प्रमोट करना भी जो है देखने को मिलता है। अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ मेंशन है, वो है इमर्जिंग थ्रेट। तो वर्ल्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स ने जो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशंस हैं जैसे व्हाट्सअप और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ है जिनके माध्यम से इजीली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो खासतौर से रिलीजियस टेररिज्म में देखने को काफ़ी अधिक मिला है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में देखने को बहुत आसानी से मिला है कि जो कम्युनिकेशन है बहुत सारे ऐसे तरीके हैं उसके माध्यम से किया जा रहा है और इंटर लिंकेज और नेटवर्क आपका डेवलप किया जा रहा है। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आपका बढ़ रहा है, ट्रेड्स गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ रहे हैं, लोगों का मूवमेंट आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से 21वीं सदी में ये देखा गया है कि जो टेररिज्म है ये भी एक नए नए तरीके का डायमेंशन इसमें है। तो काफ़ी सारी जैसे मान लो एक तो कनेक्टिविटी, नए नए कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं उससे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ईजिली मूवमेंट है, बॉर्डर बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे टफनेस नहीं है, माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत आ रही है एंड स्लीपर सेल जैसी चीज़ें प्रेजेंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर स्ट्रैटेजी भी दे रखी है, मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की बात की गई है, कई तरीके की। तो गरीबी हटाने की बात आपकी की गई है, खासतौर से ऐसी जगह पे जहाँ पे वॉर और कुछ कोई ऐसी एक्टिविटी है तो वहाँ पे गरीबी कैसे हटाया जाए, लोगों को जॉब कैसे मिले, लाइवलीहुड और उस रीजन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, आर्थिक विकास इस तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में भी करना है, प्लस जो टेररिज्म है उसको भी काउंटर करना है, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे इस पे फोकस किया है। सरकार है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी में ये सब बातें भी हाईलाइट किया कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व आपका करना। गुड गवर्नेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो गवर्नेंस लेवल है वहाँ पे इंप्रूव करना, सामाजिक आर्थिक विकास उस रीजन को करना, रूल ऑफ लॉ कैसे प्रमोट किया जा सके कि हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से कैसे किया जा सके, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को कैसे रोका जा सके, और आज के समय में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से और अधिक चीज़ें हो गई हैं। जो इंटेलिजेंस विंग है पुलिस की उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पर भी फोकस आपका किया गया है। एंड जो एक्टिविटीज़ हैं टेररिज्म की जो नीचे दब के होती हैं उनको भी किस तरीके से रोका जाए, इस पर भी प्रयास आपका करना है। तो देखो ये सब जो आर्गूमेंट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स हैं। अब जैसे टेररिज्म वाला प्रश्न आया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला प्रश्न आया और आप कोई सजेशंस और ऐसा कुछ मेंशन कर रहे हो तो ये सब बातें आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग कैपेसिटी का है, फिर गवर्नमेंट लीगैलिटी प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस रिजल्ट टर है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर बात करें कि रिजल्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शंस, लीगैलिटी, टेररिज्म की बात करें तो इलीगैलिटी, डिस्ट्रक्शन एंड प्रोमिसेस, तो ये दो टर्म्स आपका मेंशन है। सरकार एक लीगैलिटी मतलब लीगल रिप्रेजेंटेशन लेवल पे, संवैधानिक लेवल पे सरकार चुनती है, अपने कार्य करती है, आउटपुट देती है, गवर्नेंस इंप्रूव होता है। वहीं टेररिज्म में वहाँ इलीगल तरीके से है, प्लस डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं कि हम आएंगे तो हम ये चेंज कर देंगे, अभी सरकार सही नहीं है, इस टाइप की चीज़ें वो प्रमोट करते हैं। फिर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्लान ऑफ एक्शन की बात आपकी की है कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से टेररिज्म आपका फैल रहा है उसको उन कंडीशंस को दूर करना है, कई मेजर्स लेना जिससे कि टेररिज्म को रोका जा सके, स्टेट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, ख़ास तौर से कि वो टेररिज्म से लड़ सके। जैसे मान लो ऐसे कई सारे देश हैं खास तौर से अफ्रीका में, तो वो उनकी
इतनी कैपेसिटी नहीं है, दे कैन फाइट विद द टेररिज्म। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, रूल ऑफ लॉ ये प्रमोट करना, जो फंडामेंटल बेसिस है एज द फंडामेंटल बेसिस के रूप में हमें, तो मतलब हम क्योंकि सरकारें हैं, सरकारों को रूल्स रेगुलेशंस के माध्यम से चलना है, तो रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक तरफ आपको क्या है, यू हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, और दूसरी तरफ आपको याद रखना है दैट इज रूल ऑफ लॉ। एक तरफ आपका ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, दूसरा आपका रूल ऑफ लॉ है। मेजर अगेंस्ट द फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म, क्या क्या मेजर्स हैं जिसके माध्यम से टेररिज्म को फाइनेंसिंग किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं हवाला ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात किया गया। अब जैसे एक FATF भी है, इसमें भी कई ऐसे देश हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और किस तरीके से खास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी कई प्रकार, जैसे हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग आपका बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट भी 2005 के अंदर आया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया गया है कि कोई भी इस तरीके का कोई भी गलत ट्रांजेक्शन हो तो तुरंत अलर्ट होना। और अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता भी है तो उसको एक ऑफेंस के रूप में, उसे भी टेररिज्म के इक्विवेलेंट माना गया है। आपको जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, इस पर भी चेंजेस किए गए हैं। तो इवन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर आपका किया जा सकता है। फिर ये टाडा है। टाडा जो पहले लॉ था जिसमें जो भी प्रॉपर्टी है किसी भी तरीके की और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की द्वारा उसको ऑब्टेन किया गया है, एक्वायर किया गया, तो ऐसे को दूर किया जा सकता है। फिर अनलॉफुल प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 है, और है ना, इसमें अभी भी हाल में भी चेंजेस हुए जैसा अभी मैंने आपको बताया। एंड ब्लॉकिंग द चैनल फॉर फाइनेंसिंग टेररिस्ट एक्ट, तो खास तौर से इंटरनेशनल लेवल पे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो खास तौर से जो इस पर फोकस यही किया गया है कि कैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटी, उस टेररिस्ट एक्टिविटी के फाइनेंसिंग को रोका जा सके। तो देखो ये बहुत सारे, अगर 6-7-8 पॉइंट्स आप इसमें निकाल लोगे तो आप इजीली टेररिज्म से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। जैसे इस बार का भी प्रश्न अगर आप मेंशन करो तो लिख सकते हो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे अगर कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट पूरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल कैपिटल के ऊपर, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप जुड़ सकते हो। ऐसे कई सारे कोर्सेज आएंगे, और सौरभ पांडे UPSC ऐप के बारे में आप लोगों को बताएं, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग सौरभ पांडे UPSC जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, और सौरभ पांडे UPSC ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इस लेक्चर में तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया कुछ चीज़ें टेररिज्म से रिलेटेड। इसके अलावा भी और कई सारी रिपोर्ट है, तो कंप्लीट जो पैकेज है उसके लिए आपको सौरभ पांडे UPSC ऐप डाउनलोड करना और उसमें आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, उसमें भी ऑफर भी चल रहा है 30% ऑफ का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जरूर से करें, इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप पूरे कहीं भी आप चेक करेंगे कोर्स कहीं नहीं आपको मिलेगा, और बहुत मेहनत करके इस कोर्स को बनाया गया है, तो आप जरूर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।